हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870 जो आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 का इंग्लिश मीडियम में, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप @एकलव्य स्नातक 1 जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करें। यहाँ आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे, सभी वीडियोस के लिंक, आने वाली जो भी वीडियोस होती है ना उसके लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और अगर आपका कोई भी मन में सवाल हो तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट का जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं, अपना मैसेज डाल सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि टू व्हाट एक्सटेंट वर द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द एंशियंट रिजीम रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंशियंट रिजीम से रिलेटेड जो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी उनकी, वहाँ से आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको उसको प्रिपेयर करना है। तो चलिए फिर देखते हैं ये किस तरीके से आ सकता है और इसको क्या आपको इसमें बताना होगा। सो व्हाट वाज द एंशियंट रिजीम एंड व्हाई मनी वाज इंपॉर्टेंट। तो इसको समझते हैं। एंशियंट रिजीम क्या है? एक पुराना पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम था फ्रांस का। कब? 1789 से पहले का। सो फ्रांस में क्या होता था, एब्सोल्यूट मोनार्क होते थे। एब्सोल्यूट मोनार्क जो राजा महाराजा, जिसको जो अच्छा लगता है फिर वो अपना मन मर्जी का काम किया करते थे। जो राजा होता था वही लॉ को कंट्रोल करता था, आर्मी को भी वही कंट्रोल करता था, और फाइनेंसेस जितने भी होते थे, खर्चा सब राजा ही देखता था। ऐसा सिस्टम चलाने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए। आपको चाहिए कि भाई बहुत, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर रॉयल कोर्ट एट वर्सेल्स। जो वर्सेल्स का दरबार लगता था वहाँ पे, उसके लिए आर्मी मेंटेन करनी है, नेवी मेंटेन करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, पेंशन्स देनी है, ये सब में आपका पैसा लगता है। एंशियंट रिजीम स्ट्रक्चरली वीक थी पैसा मैनेज करने में, क्योंकि इट रिलाइड ऑन प्रिविलेज नॉट फेयरनेस। यहाँ पे फेयर तरीके से कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ प्रिविलेजेस का वो होता था कि हाँ भाई, मतलब जान पहचान वालों का ही सारा काम हो जाता था, बाकी फेयर तरीके से कोई काम होता नहीं था। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। तो भाई देखो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में क्या आएगा? फ्रांस फाइनेंशियल क्राइसिस डिड नॉट स्टार्ट सडनली। देखो एकदम से 1789 में नहीं सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। ये बहुत डिकेट्स लगे थे ये फाइनेंशियल क्राइसिस आने में, क्योंकि प्रॉपर कोई बजटिंग का सिस्टम फ्रांस में होता नहीं था। रॉयल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, राजा महाराजा कहाँ कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता था। और लेविश लाइफस्टाइल ऑफ किंग्स लाइक लुई 14, जैसे लुई 14 थे, इनकी लाइफस्टाइल बहुत लेविश थी। ये मन मर्जी का पैसा उड़ा देते थे, कोई इनसे पूछने वाला भी नहीं होता था। द मोनार्की केप्ट बोरोविंग मनी इंस्टेड ऑफ रिफॉर्मिंग द सिस्टम। तो ये लगातार पैसे उधार लेते रहते थे जो राजा महाराजा, अपने सिस्टम को सुधारते नहीं थे कि भाई जिससे हमारा कुछ रिकवरी हो जाए, कुछ कमाई हो जाए। ये उल्टा पैसे उधार लिया करते थे इधर उधर से। इससे इनका जो क्राइसिस था पूरा का पूरा परमानेंट और डेंजरस हो गया था। बर्डन ऑफ एक्सपेंसिव वॉर्स। हुआ क्या? फ्रांस ने बहुत ही कॉस्टली लड़ाइयाँ लड़ी 18th सेंचुरी में। वॉर्स ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, 7 years ऑफ वॉर, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तीनों जगहों पे फ्रांस इन्वॉल्व था। दीज वॉर्स वर फॉट टू गेन प्रेस्टीज एंड वीकेंड राइवल्स। ये हर कोई चाहता था भाई हमारी प्रेस्टीज, हमें कुछ पावर मिल जाए और हमारे जो दुश्मन हैं वो वीक हो जाएं, लाइक ब्रिटेन। बट हुआ क्या? दे ब्रॉट नो फाइनेंशियल रिटर्न। आप लड़ाई में पैसा लगाओगे, आपको रिटर्न थोड़ी मिलेगा। वॉर का खर्चा होता है ना, वो लोन लेके इन्होंने दिया। इससे नेशनल डेप्ट और ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि जो कर्जा पहले ही था वो कर्जा और भी ज़्यादा इन लोगों के ऊपर बढ़ गया। ग्रोइंग नेशनल डेट एंड इंटरेस्ट क्राइसिस। हुआ क्या? लेट 1780s तक फ्रांस के ऊपर बहुत ही तगड़ा नेशनल जो है एक लोन चढ़ा हुआ था, कर्जा चढ़ा हुआ था। नियरली 50% जो स्टेट की इनकम थी वो सिर्फ ब्याज में चली जाती थी। कोई एक्चुअल डेप्ट तो मतलब भरा ही नहीं है, पहले तो ब्याज ही ब्याज में 50% इनकम जा रही है। रिफॉर्म्स कैसे होंगे? नो मनी। फेमीन अगर आ रहा है तो अकाल होगा तो उसके लिए भी नो मनी। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए नो मनी। गवर्नमेंट तो फंस गई ना इस पैसे के चक्र जाल में, यानी कि डेट का जो साइकिल है इसमें फंस गए वो। अनजस्ट एंड अनइक्वल टैक्स सिस्टम। जो पूरा टैक्स सिस्टम था एंशियंट रिजीम के टाइम पे वो बहुत ही अनफेयर था, बहुत बेकार था। मान के चलो जो फर्स्ट एस्टेट, 3 स्टेट्स होते थे वहाँ फ्रांस में, 3 कैटेगरीज। सोशल कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो क्लर्जी है
इनको तो बिल्कुल ही समझ लो, पादरी वादरी को तो बाहर ही कर रखा था टैक्स वगैरह से। सेकंड स्टेट में आते थे नोबेलिटी, जो अधिकारी होते थे, ये बहुत कम टैक्स देते थे। थर्ड स्टेट में आते हैं वो गरीब लोग बेचारे, उनसे ही सारा टैक्स भरवाया जाता था। टेल नाम से टैक्स था, गैबेल नाम से टैक्स था, टीथ नाम से टैक्स था, ठीक है, कॉर्वी, ये सारे के सारे किसानों के ऊपर और वर्कर्स के ऊपर ही लगाए जाते थे, जो बिल्कुल अनजस्ट है। सो इससे इकोनॉमिक सफरिंग तो होगी, साथ साथ लोगों में गुस्सा भी आएगा, खासकर जब किसी की फसल अच्छी नहीं हुई है ना, बेकार सा कोई सीजन गया, तो ऐसे में यार ये तो बहुत बेकार चीज़ है ना, मतलब एक तरीके से वो गुस्से में चले जाएंगे सारे के सारे लोग जिनके साथ बुरा हो रहा है। फिर है इनएफिशिएंट एंड करप्ट टैक्स कलेक्शन। सो जो टैक्स कलेक्शन था वॉज डन बाय टैक्स फार्मर्स, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हु कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम पीपल, यानी कि जो लोगों से टैक्स लेकर आते थे और अपना हिस्सा अलग से रख देते थे और सिर्फ एक उसका हिस्सा गवर्नमेंट को देते थे। सो लोगों के साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो बहुत लो था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। सो ये जो सिस्टम था ये फाइनेंशियल क्राइसिस को और ख़राब करेगा और लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा एक तरीके से, ठीक है। फेलियर ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। सो बहुत सारे मिनिस्टर्स थे जिन्होंने कोशिश करी फ्रांस को फाइनेंशियली थोड़ा संभाल लें। सो उन्होंने बोला भाई इक्वल टैक्स लगाओ सब पे, और प्रिविलेजेस अगर आप दे रहे हो किसी को ज़्यादा सुविधाएं सुख सुविधाएं वो कम कर दो। हाउएवर जो नोबल्स थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने इसको अपोज करा और पार्लियामेंट ने भी मतलब लॉज को क्या करा, ब्लॉक कर दिया। और किंग के पास भी वो लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं थी, सो एबिलिटी ही नहीं थी रिफॉर्म्स करने की। सो एंशियंट रिजीम जो था वो पॉलिटिकली बहुत रिजिड था और आउटडेटेड था, इनके थॉट्स बहुत पुराने थे, किसी काम के भी नहीं थे जो इनके थॉट्स थे। इमीडिएट फाइनेंशियल ब्रेकडाउन इन द 1780s। हुआ क्या, 1787 से 88 के बीच में खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, खासकर जो अनाज वगैरह होता है, उसके जो प्राइजेस थे वो एकदम से राइज हुए और गरीब लोगों में एक बहुत ज़्यादा हंगर, यानी कि खाना उनको नहीं मिल रहा था तो वो भूख से तड़प रहे थे, और टैक्स कलेक्शन हो गया बिल्कुल कम। एट द सेम टाइम जो पैसे उधार देते थे लेंडर्स, उन्होंने भी लोन देने से मना कर दिया। तो फ्रांस अब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया जहां वो फाइनेंशियली तो कुछ कर नहीं पाएगा, उसके पास बचा ही कुछ नहीं। समनिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल टर्निंग पॉइंट। हुआ क्या, अब जो स्टेट है फ्रांस का वो पूरा बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। सो जो किंग था, जो राजा था, उन्होंने क्या करा, एस्टेट जनरल को बुलाया इन 1789 कि वो नए टैक्सेस अप्रूव करें। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो थर्ड एस्टेट है उसको इससे एक वॉइस मिलेगी, पॉलिटिकल वॉइस, ठीक है। और लोग कहते थे कि भाई हमें वोटिंग रिफॉर्म्स चाहिए, हमें वोटिंग का भी राइट्स दो। और फाइनेंशियल डिस्कशन टर्न इनटू पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। ये बातें करते 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 पता नहीं चला कभी एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन बन गया। सो फाइनेंशियल क्राइसिस डायरेक्टली एक रेवोल्यूशन के जो रास्ते थे वो खोलते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं, जो कि आगे हुआ। एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनल एवेल्यूएशन। सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वर द मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ द रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मेन जो इमीडिएट कॉज माना जाता है, वैसे तो बहुत कॉज हैं, जो मेन कॉज माना जाता है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही थे। सो द ट्रिगर दैट एक्सपोज वीकनेस ऑफ द एंशियंट रिजीम, यही तो वो ट्रिगर था जो कि एक्सपोज कर देता है कि कितने वीक थे एंशियंट रिजीम वाले। सो हाउएवर दे वर्क टुगेदर विद सोशल इनइक्वालिटी, कि भाई हाँ साथ में मिलके काम करेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म एंड एनलाइटनमेंट आइडियाज़, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये एक मिलकर काम कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, कंपेयर द अर्ली मॉडरेट फेज 1789 टू 1792 विद द रेडिकल जैकोबिन फेज 1792 एंड 1795। यानी कि ये दो फेज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, तो इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि क्या अलग था। ओवरऑल फ्रेंच रेवोल्यूशन के गोल्स आपको पता होने चाहिए। जब स्टार्ट हुई थी तो मॉडरेट फेज में मेन गोल यही था, फ्रांस के अंदर रिफॉर्मेशन हो, फ्रांस सुधर जाए। हमें किसी को मतलब फ्रांस का जो ये जो हम पढ़ते हैं ना, इसमें ये पता चलता है कि इनको किसी को हटाना नहीं था, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था किसी चीज़ को, लेकिन जो क्रांतिकारी लोग होते थे वो चाहते थे कि किंग की पावर कम से कम हो ताकि सोसाइटी में फेयरनेस आए, एक ऑर्डर बना रहे। सो ड्यूरिंग द रेडिकल जैकोबिन फेज, अब जैकोबिन फेज जब आया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो गोल था वो क्या था, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि रेडिकल्स बिलीव दैट, उनका मानना था ओल्ड सिस्टम तो बिल्कुल करप्ट है जो एंशियंट रिजीम का चल रहा है,
और इसको अब भी रिपेयर नहीं करना, इसको पूरा वाइप आउट करो, पूरी तरीके से जड़ से हटाओ और एक रिपब्लिक बनाना है इक्वालिटी के साथ जहाँ सभी को राइट्स मिले। सो राजा का रोल क्या होगा? 1789 से लेकर 1792 तक जो किंग था लुई 16, उसको स्टिल देखा जाता था फ्रांस का एक एज नेसेसरी पार्ट। बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे वो मानते थे कि फ्रांस कुड वर्क वेल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि फ्रांस में क्या ये नहीं हो सकता कि भाई वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी रहे और वहाँ का राजा भी रहे, दोनों चीज़ें साथ साथ चला दें। जहाँ पे किंग तो रूल करेगा लेकिन जो कानून होंगे वो असेंबली में बनाए जाएंगे। सो जैकोबिन फेज जब आया, सो किंग को देखा जाता था एज अ ट्रेटर ऑफ द एनिमी ऑफ द पीपल, राजा को लोगों का दुश्मन बताया गया। और he was tried executed 1793 and monarchy was completely disabolished। यानी कि हुआ क्या कि भाई इसको एग्जीक्यूट किया गया 1793 में और मोनार्की जो थी वहां की कंप्लीटली एबॉलिश कर दी गई। पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पावर होल्डर्स, सो जो मॉडरेट फेज था सो शुरू वाला, उसमें मेनली वो नेता थे जो एजुकेटेड थे, मिडिल क्लास लीडर्स थे, लॉयर्स भी थे, प्रोफेशनल्स भी थे, जो चाहते थे लीगल जो कुछ थोड़े बदलाव हों, पॉलिटिकल बदलाव हों। सो पावर किसके पास थी? शेयर्ड थ्रू असेंबलीज एंड डिबेट्स, ठीक है। सो रेडिकल फेज आया, सो हुआ क्या? पावर शिफ्टेड टू जैकोबिन्स, स्पेशली कुछ लीडर्स हैं यहाँ पे, मैक्समिलियन, रॉबेस्पियर, जो कि ये चाहते थे कि कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हो एंड हार्श मेजर्स भी लेने पड़ेंगे तो वो लेंगे, क्योंकि हमें रेवोल्यूशन को, अपनी क्रांति को बचाना है। ट्रीटमेंट ऑफ वायलेंस, सो मॉडरेट फेज में क्या हुआ? वायलेंस होती थी लेकिन बहुत लिमिटेड होती थी, बहुत स्पॉन्टेनियस, मतलब प्रोटेस्ट होती थी या लोकल थोड़ा बहुत अनरेस्ट हो जाता था लोकल लेवल पे। जो लीडर्स होते थे वो क्या चाहते थे? स्टेबिलिटी रहे और उनको ज़्यादा भगदड़ हो हल्ला ये सब पसंद नहीं था। पर जब जैकोबिन फेज आया तो वॉयलेंस भी शुरू हो गई, एक सिस्टमेटिक, और गवर्नमेंट खुद उसको लीड कर रही थी, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। यानी कि एग्जीक्यूशंस वर सीन एज अ टूल टू प्रोटेक्ट द रेवोल्यूशन फ्रॉम एनिमीज। सो सीधा सीधा सा यही है कि भाई एनिमीज को वो बहुत ही बुरी तरीके से फिर अपना ट्रीट करने लगे, जो भी क्रांतिकारी बनेगा उसको हम सीधा उड़ा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आगे सोशल इक्वालिटी एंड क्लास एटीट्यूड्स। होता क्या है, जो मॉडरेट्स होते थे वो ज्यादा फोकस करते थे लीगल इक्वालिटी लाने पर, यानी कि इक्वल राइट्स होने चाहिए कानून की नजर में, बट स्टिल एक्सेप्टेड सोशल डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर। लेकिन फिर भी अमीर गरीब का डिफरेंस तो होता ही था। लेकिन जो रेडिकल लोग आए उन्होंने क्या करा, थोड़ा और पुश किया इस चीज को। वो आर्ग्यू करते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको ठीक करके दो। सो उन्होंने क्या बोला कि भाई प्राइस कंट्रोल करो, जो लोग भी जमाखोरी करते हैं उनको पनिशमेंट दो, और जो भी पॉलिसीज ऐसी हैं जो पुअर गरीब लोगों को फेवर करें या फिर वर्किंग क्लास को फेवर करें तो ऐसा कुछ काम करो। रिलीजन एंड द चर्च, सो 1789 से लेकर 1792 के बीच जो चर्च था उसकी कुछ पावर कम हो गई थी, लेकिन रिलीजन अभी भी बहुत रिस्पेक्टेड था। रिवोल्यूशन ट्राइड टू कंट्रोल द चर्च नॉट डिस्ट्रॉय इट, तो जो ये क्रांति हुई थी उसका मेन मकसद था चर्च को कंट्रोल करना, खत्म नहीं करना था उसको। सो जब जैकोबिन्स का फेज आया, सो रिलीजन को क्या देखा जा रहा था? एज अ थ्रेट टू रीजन एंड इक्वालिटी, कि भाई अगर कुछ इक्वालिटी की बात होगी और रीजन की बात होगी तो रिलीजन बीच में आएगा। सो चर्चेस वर क्लोज, चर्च को क्लोज कर दिया गया। रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर डिस्करेज, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी उसको डिस्करेज किया गया। और नए रेवोल्यूशनरी बिलीफ्स रिप्लेस करते हैं ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी को, नए क्रांतिकारी नए नई चीजें रिफॉर्म होके एक क्रिश्चियनिटी का नया एक इंटरप्रिटेशन आया। फॉरेन वॉर एंड फियर ऑफ इन्वेजन, सो एट फर्स्ट फ्रांस वॉज मोस्टली फोकस्ड ऑन इंटरनल रिफॉर्म्स। पहले तो इसका फोकस यही था कि भाई हाँ इंटरनल रिफॉर्म्स फ्रांस में करने हैं, लेकिन 1792 के बाद जो फ्रांस था हमारा, तो होता क्या है, ठीक है, कि फ्रांस का पहले तो इंटरनल रिफॉर्म्स पे फोकस था, लेकिन 1792 के बाद फ्रांस जो है वो वॉर में शामिल हो जाता है विद सेवरल यूरोपियन मोनार्कीज, अलग अलग यूरोपियंस के साथ उसकी लड़ाई होती है। ठीक है, हु फियर्ड द रेवोल्यूशन स्प्रेडिंग। सो दीज वॉर्स क्रिएटेड पैनिक एंड फियर, जब भी लड़ाई होती है तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, एक डर क्रिएट हो जाता है। सो ये जो जैकोबिन्स होते थे इनका मानना था कि फ्रांस तो भाई चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है, सो इसलिए वो एक्सट्रीम एक्शंस अपने ले रहे हैं और स्ट्रिक्ट कंट्रोल है उनका। ठीक है, उनके पास तो सीधा सा यही रीजन था। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद है फियर ऑफ इंटरनल एनिमीज। सो जब ये मॉडरेट फेज चल रहा था
डिसएग्रीमेंट्स वर हैंडल्ड थ्रू डिबेट एंड लॉ, कोई भी अगर किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट है तो वो कानून के हिसाब से होता था, डिबेट करके होता था। लेकिन जब रेडिकल फेज आया, सो फियर डोमिनेटेड पॉलिटिक्स, यानी कि एनीवन सस्पेक्टेड ऑफ अपोजिंग द रेवोल्यूशन, किसी को भी अगर ऐसा देखा गया जो क्रांति के खिलाफ है, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा या एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। सो ये जो फियर था ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन पुश्ड लीडर्स टू अडॉप्ट एक्सट्रीम मेजर्स टू मेंटेन कंट्रोल। सो ऐसे में लीडर्स को एक्सट्रीम एक्शंस लेने पड़ते थे कंट्रोल बनाए रखने के लिए। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग, सो जो अर्ली रेवोल्यूशन थी वो असेंबलीज है ना, मतलब थोड़े डेमोक्रेटिक तरीके से वोटिंग करवा के असेंबलीज करके रिटर्न लॉज पे उस पर ज़्यादा बात करती थी। लेकिन चेंज वो स्लोवर एंड बेस्ड ऑन डिस्कशन, धीरे 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 सुधार की बात हो रही थी। पर जब जैकोबिन फेज आया थोड़ा सा रेडिकल वाला, सो पावर वॉज कंसंट्रेटेड इन कमेटीज, ठीक है, तो फिर पावर आ गई कमेटीज के हाथ में, खासकर द कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। जो डिसीजन होते थे वो बहुत जल्दी लिए जाते थे, कोई ट्रायल नहीं होता था, कोई डिबेट नहीं होती थी, क्योंकि लीडर्स बिलीव्ड स्पीड वाज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। लीडर्स का मानना था कि भाई स्पीड बहुत जरूरी है, तेजी से काम होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद है आगे, व्हाट कॉज द शिफ्ट फ्रॉम मॉडरेट टू रेडिकल रूल। सो ये जो शिफ्ट था, ठीक है, ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्राइसिस। ये आखिर ये मॉडरेट से रेडिकल की तरफ क्यों गए, मतलब इसका रीजन क्या था, क्योंकि लगातार क्राइसिस आ रहे थे फ्रांस में। द किंग्स अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रांस डिस्ट्रॉयड ट्रस्ट इन मोनार्की, और राजा ने एक बारी भागने की भी कोशिश करी थी। सो फॉरेन वॉर्स जब होने लगी तो भाई इससे भी डर क्रिएट हो गया, प्रेशर आया। इकोनॉमिक आपको पता ही है प्रॉब्लम्स थी जिससे लोग गुस्से में थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको भी ये लगता था कि जो मॉडरेट अप्रोच है वो बहुत धीरे है, बहुत वीक है, ऐसे तो रेवोल्यूशन सही से हो नहीं पाएगी। सो रेडिकल लीडर्स ने प्रॉमिस किया सिक्योरिटी का, इक्वालिटी का और डिसाइसिव एक्शन का, कि हम फटाफट काम करेंगे। सो इससे बहुत सारे लोग कन्विंस हो गए और उनको सपोर्ट करने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आगे, हाउ फार डिड द रिफॉर्म्स ऑफ द नेशनल असेंबली चेंज फ्रांस। 1789 से लेकर 1791 तक जो नेशनल असेंबली के रिफॉर्म्स थे उससे फ्रांस में क्या बदलाव आया। सो हुआ क्या, एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे, ठीक है भाई, तो एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे एस्टेट जनरल की 1789 में, एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द नेशनल असेंबली, बाद में फिर एक नेशनल असेंबली बन गई। तो इट मार्क्ड अ क्लियर ब्रेक फ्रॉम फ्रांस ओल्ड एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम। पहले क्या होता था, बहुत मन मर्जी का सिस्टम था, तो वो तो अब खत्म हो गया था, ठीक है। सो फ्रांस वॉज फेसिंग सीरियस पॉलिटिकल, सोशल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लगातार फ्रांस में ये प्रॉब्लम्स चली रही थी। और असेंबली चाहती थी कि कंट्री को दोबारा से ठीक करे, दोबारा से कुछ नए कानून आए, लिबर्टी की बात हो फ्रांस में, है ना, सभी लोगों को आज़ादी मिले, इक्वलिटी की बात हो, कुछ ऐसी गवर्नमेंट हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थोड़ा सा भाई चलना जानती हो, है ना, थोड़ा सही काम करे, मतलब जो गवर्नमेंट है वो अपना ईमानदारी से काम करे। सो 1789 से 1791 के बीच में बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए दैट चेंज द सोशल स्ट्रक्चर, लॉज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ फ्रांस, ठीक है। हावेवर ये रिफॉर्म्स कंप्लीटली सक्सेसफुल तो नहीं हो पाए। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, रिलीजियस अपोजिशन, लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये अभी भी ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो चल रही थी, ठीक है। एंड द कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ मोनार्की, मोनार्की भी अभी नहीं खत्म हो रही थी। सो एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम बन पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। Therefore, although the reforms brought deep and lasting changes in theory and structure, their practical impact was limited. हाँ, बात तो अच्छी थी, थ्योरी में ये बदलो वो बदलो, ये करो वो करो, बट प्रैक्टिकलिटी में अगर आप जाओगे तो इतना ज़्यादा असर, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंशियन रिजीम, हुआ क्या, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी नेशनल असेंबली की, कि भाई एंशियन रिजीम का पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया था पूरी तरीके से। थ्रू द ऑगस्ट डिक्रीज ऑफ 1789, जो जितनी भी फ्यूडल प्रिविलेजेस होती थी, मेनोरियल ड्यूज होते थे, सर्फडम होता था, और जो टीथ टैक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ख़त्म करवा दी गई थी, ठीक है। ठीक है, कि किसी को ज़बरदस्ती भाई आप काम करवाते थे, या फिर किसी वो फ्यूडल लॉर्ड्स को ज़्यादा प्रिविलेजेस देते थे, ये सब खत्म करवा दिया गया। द स्पेशल लीगल एंड सोशल प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय द नोबिलिटी, जो अधिकारियों के पास एक स्पेशल पावर थी ना, और जो पादरियों के पास स्पेशल पावर थी, वो सब हटा दी गई। एंड डिस्टिंक्शंस बेस्ड ऑन बर्थ वर एंडेड, जो जन्म को लेकर भेदभाव होता था वो खत्म करवाया गया।
सो ये बहुत रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन था फ्रांस की हिस्ट्री में, क्योंकि एक तरीके से फ्यूडल सिस्टम तो पूरा ही खत्म हो गया, क्योंकि फ्रांस में कई सदियों से फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा था। फिर है एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड लीगल इक्वालिटी। सो जैसे ही फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, जितने भी सिटीजन्स थे उनको कानून के सामने बराबर कर दिया गया, है ना। और जो क्लर्जी है, जो भाई पादरी हैं, उनके भी स्पेशल राइट्स चले गए। जो एंड टैक्सेशन वाज मेन टू अप्लाई इक्वली टू एवरीवन, और जो भी टैक्स होगा वो सभी के लिए फिर इक्वल होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई गरीब से टैक्स ज़्यादा लोगे और अमीर से कुछ लोगे ही नहीं। सो द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ रिप्लेस प्रिविलेज बेस्ड ऑन स्टेटस और बर्थ। पहले क्या होता था, जिसका जो स्टेटस जितना ऊंचा होता था, जिसका जन्म जिसके अच्छे घर में होता था, उसको ज़्यादा वो होता था। लेकिन अब क्या है, कानून सबके लिए बराबर कर दिया गया। सो फ्रांस एक ऐसी सोसाइटी बन गया जहाँ पे सिटीजनशिप की ज़्यादा वैल्यू होगी, प्रिविलेजेस की कम। ऑल्दो बहुत सारे पीजेंट्स अभी भी सफ़र कर रहे थे गरीबी से, इकोनॉमिक हार्डशिप से। फिर डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन हुआ। क्या था डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन? ये एक अनाउंसमेंट थी कि भाई फंडामेंटल राइट्स होंगे कुछ फ्रांस के अंदर, जैसे लिबर्टी का राइट होगा, इक्वालिटी का राइट होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपनी बात को रख पाओगे, फ्रीडम ऑफ थॉट, आप जो भी सोचो एक्सप्रेस करो, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करो, ये सब चीज़ें आपको लिख कर दी गई थी कि आपको मिलेंगी। और ये डिक्लेयर किया गया था कि सोवर्निटी बिलोंग टू द नेशन एंड नॉट टू द किंग। जो सोवर्निटी है, जो रूल करने का राइट है, वो देश का है, ना कि राजा का किसी। सो ये बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल ब्रेकडाउन था कि पहले एब्सोल्यूट मोनार्क होता था, अब क्लियरली कह दिया गया कि ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे बट मैनी ऑफ दीज राइट्स रिमेन थियोरेटिकल। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे राइट्स की तो बहुत सारी बात हो रही है, पर सिर्फ थ्योरी में बात होती थी, फुली सेक्शंस के सभी लोगों को ये सब राइट्स मिले नहीं थे। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे तो क्या हुआ, जो राजा महाराजा का सिस्टम था वो पूरा खत्म हो गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई कि जो कानून पास होंगे राजा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। सो जो लॉ मेकिंग का जितना भी काम होगा कानून बनाने का, वो असेंबली करेगी, और जो राजा होगा उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी, ठीक है, कि भाई हाँ वो उसको एग्जीक्यूट करेगा उन चीज़ों को, और एक वीटो पावर भी उसके पास हो सकती है। सो ऑल दो रॉयल अथॉरिटी पूरी कम कर दी गई, लेकिन जो मोनार्की है वो पूरी खत्म कहाँ हुई थी? मोनार्क तो अभी भी है ना यहाँ पे। सो एक पॉलिटिकल टेंशन तो थी, लोगों में सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं था। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। जो असेंबली थी उन्होंने क्या करा, फ्रांस को डिपार्टमेंट्स में रीऑर्गेनाइज कर दिया। पहले क्या होता था, ओल्ड प्रोविंसेस होते थे, उनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस होती थी, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम यूनिफॉर्म एंड ऑफिशियल्स वर इलेक्टेड। अब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा हर जगह एक जैसा होगा, जो अधिकारी होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो दिस रिफॉर्म, ये रिफॉर्म होगा तो क्या होगा, फ्रांस मॉडर्न बनेगा, एफिशिएंट बनेगा, अच्छे से काम करेगा, और जो सेंट्रलाइज सिस्टम होगा सारा बहुत अच्छे से चलेगा सब कुछ, ठीक है। ये सबसे बड़ी फ्रेंच रेवोल्यूशन की अचीवमेंट आप कह सकते हो। उसके बाद है जुडिशियल एंड लीगल रिफॉर्म्स। सो जो पुराना सिस्टम था वो बहुत, मतलब जो आर्बिट्ररी जस्टिस का, कि भाई जो सही लगे वो मन मर्जी से न्याय कर दिया, वो खत्म कर दिया गया। टॉर्चर एंड फ्यूडल कोर्ट्स वर रिमूव्ड। पहले वो फ्यूडल लॉर्ड्स खुद अपनी कोर्ट लगाते थे, टॉर्चर करते थे, वो हटा दिया गया। सिटीजन्स को कानून की नज़र में बराबर कर दिया, एक लीगल सिस्टम बनाया गया, एक कोर्ट होगी। सो इससे क्या होगा, रूल ऑफ लॉ स्ट्रांग होगा, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी भी थी, ठीक है, इसलिए स्मूथली इसकी फंक्शनिंग नहीं हो पा रही थी। था तो ये सब अच्छा। चर्च रिफॉर्म्स एंड रिलीजियस डिवीजन। हुआ क्या, फाइनेंशियल क्राइसिस सॉल्व करने के लिए जो चर्च की जमीनें थी ना, वर कन्फिस्केटेड बाय द स्टेट, एंड द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी मेड द चर्च सबॉर्डिनेट टू द स्टेट। और स्टेट से नीचे कर दिया गया चर्च को। एंड क्लर्जी वर रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर किसी को पादरी बनना है तो उसको शपथ लेनी पड़ेगी पहले, कि मैं कसम खाता हूँ अपना लॉयल रह के काम करूंगा। सो ये रिफॉर्म से क्या होगा, स्टेट का कंट्रोल थोड़ा सा अच्छा होगा, चर्च की जमीनें स्टेट के हाथ में आ जाएंगी। लेकिन इससे चर्च में गुस्सा बहुत होगा, खासकर जो ऐसे लोगों में भी जो थोड़े धार्मिक हैं, तो इससे भी सोसाइटी के अंदर डिविजन्स हो सकते थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड परसिस्टेंट क्राइसिस। सो जो असेंबली है उन्होंने क्या करा, इंट्रोड्यूस असाइनेट्स, यानी कि अ न्यू पेपर करेंसी, एक नई पेपर करेंसी आई, बैक्ड बाय चर्च लैंड्स। हाउएवर एक्सेसिव प्रिंटिंग लीड टू इन्फ्लेशन। बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग करी तो इससे क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, फूड की शॉर्टेज भी हुई, लोगों के पास जॉब नहीं थी, काम धंधा नहीं था, रेट बढ़ते जा रहे थे, तो आम लोगों के जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे।
सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फेल टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात तो हो रही थी लेकिन जो लिविंग कंडीशंस है वो सुधर नहीं रही थी। वीकनिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कैसे आएगी। लिमिट्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सो पॉलिटिकल राइट्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू एक्टिव सिटीजन्स, जो भी पॉलिटिकल राइट्स हैं सबको नहीं मिलेंगे, सिर्फ जो एक्टिव होगा उसको मिलेंगे, जिसके पास पूरी क्वालिफिकेशन होगी। विमेन और शहरों में रहने वाले गरीब लोग, बहुत सारे किसान, उनको क्या किया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया वोटिंग से और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से। सो इतना प्रॉमिस हुआ इक्वालिटी वगैरह का, लेकिन सिर्फ एक बुर्गोइज जो मतलब थोड़े पैसे वाले लोग हैं उनका ही सारा फायदा हो रहा है, आम लोगों का तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड फेलियर ऑफ कंसेंसस, सो जो राजा था वो अपनी वीटो को यूज कर सकता था, सो किंग्स यूज ऑफ हिज वीटो एंड हिज लैक ऑफ जेन्युइन सपोर्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन को कभी जेन्युइनली सपोर्ट करना ही नहीं चाहता था। एंड द फ्लाइट टू वेयरनेस, यानी कि डिस्ट्रॉयड पब्लिक ट्रस्ट, जब राजा ने भागने की कोशिश करी। सो डिविजन्स थे भाई, मॉडरेट्स का अलग सोचने का तरीका था, रेडिकल्स का अलग था तरीका। सो यूनिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी, ठीक है, लैक ऑफ यूनिटी एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी नहीं थी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो था वो ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता, और 1791 तक उसके बाद तो फिर मामला बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, ऐसा था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है टू व्हाट एक्सटेंट वाज द ओल्ड ऑर्डर रिस्टोर्ड बाय द वियना सेटलमेंट ऑफ 1815। वियना सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप को इसके साथ जोड़ के आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको किस तरीके से बताएंगे, चलिए देखते हैं। सो जब नेपोलियन हारा 1814 से 15 के बीच में, लीड द विक्टोरियस पावर टू मीट एट द कांग्रेस ऑफ वियना टू रीऑर्गेनाइज यूरोप। सो जो भी जीतने वाली पावर्स थी वो आती हैं यूरोप में, ठीक है, मतलब यूरोप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए वियना में एक बातचीत होनी थी। मेन एम क्या था वियना सेटलमेंट का, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इतने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो ग्रेट पावर्स हैं ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ठीक है, ब्रिटेन और बाद में भी फ्रांस भी, अटेम्प्टेड टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन मोनार्की लेजिटिमेसी एंड बैलेंस ऑफ पावर। तो इन्होंने कोशिश करी कि भाई पुराना जो तरीका चला आ रहा था उसी को ही चलाओ। वाइल द सेटलमेंट सक्सेसफुली रिस्टोर्ड मैनी ट्रेडिशनल रूलर्स, कई जगहों पर जो पुराने राजा थे वो वापस से रिस्टोर हो गए, कंजर्वेटिव पुराने प्रिंसिपल्स थे वो वापस से आ गए, लेकिन कंप्लीटली तो आप रिवर्स नहीं कर पाओगे। सोशल पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल चेंजेस जो आए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, आप एकदम से तो सब कुछ नहीं बदल पाओगे। सो देयरफॉर द ओल्ड ऑर्डर वाज रिस्टोर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट पॉलिटिकली, पॉलिटिकली हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने पुराने ऑर्डर को रिस्टोर करने की कोशिश करी हो, लेकिन फुली आप सोशली आइडियोलॉजिकली लोगों को एकदम से वैसा नहीं कर सकते थे। प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी, सो द प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी एम टू रिस्टोर राइटफुल मोनार्क्स, यानी कि जो नेपोलियन ने जिनको हटा दिया था उनको वापस से रिस्टोर करने की बात इसमें कही जा रही थी। द बर्बन मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर बर्बन मोनार्की को रिस्टोर किया गया, स्पेन में और नेपल्स में। सो हुआ क्या, डायनेस्टिक मोनार्की वॉज लार्जली रिस्टोर्ड, जहाँ पे डायनेस्टीज दर डायनेस्टी चला आ रहा था सिस्टम, कि वो उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, वो रिस्टोर कर दिया गया, और ट्रेडिशनल पुराना वाला रूल वापस आ गया। फिर है रिस्टोरेशन ऑफ कंजर्वेटिव मोनार्कीज, सो ज़्यादातर यूरोपियन स्टेट्स जो थे वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स के हाथ में आ गए थे। ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया स्ट्रेंथेंड एब्सोल्यूटिस्ट रूल, इनका एक ही यही था कि एक भाई एब्सोल्यूटिज्म ही होना चाहिए, एंड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस को जो राइट्स की बात वगैरह करते थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। सो एब्सोल्यूटिज्म एंड कंजर्वेटिव अथॉरिटी रीगेन डोमिनेंस, जो पहले इनका डोमिनेंस जा चुका था वो इनका डोमिनेंस आ गया इनके पास अब वापस। सप्रेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज, सो जो रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी विचार अगर किसी के मन में आते थे तो उसको दबा दिया जाता था। द वियना पावर सॉट टू सप्रेस, जो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे वो चाहते थे लिबरलिज्म को दबा दिया जाए, नेशनलिज्म को दबा दिया जाए, और रेवोल्यूशनरी जितने मूवमेंट्स होते हैं उनको दबा दिया जाए, सेंसरशिप लगा दी जाए, भाई कोई कुछ छाप ना पाए, और पॉलिटिकल अपोजिशन अगर कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा होता है तो उसको दबा दिया जाए। सो कंजर्वेटिव पॉलिटिकल कंट्रोल वाज रिस्टोर्ड, पुराना एक जो कंजर्वेटिव जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो वापस आ गया, लेकिन रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो थे ना उनको अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने आओगे तो भाई अंदर बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। अब इसमें हुआ क्या समझिए, टेरिटोरियल चेंजेस वर मेड टू एंश्योर नो सिंगल पावर डोमिनेटेड यूरोप,
तो भाई एक यूरोप है बहुत बड़ा, उसका कोई एक ही वो पावर नहीं होगी जो पूरे यूरोप को संभालेगी। सो फ्रांस के तो भाई चारों तरफ स्ट्रॉन्ग स्टेट्स थे, प्रशिया हो गया, नीदरलैंड हो गया। सो जो बैलेंस ऑफ पावर था हेल्प्ड मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप फॉर सेवरल डिकेड्स। सारे ही ताकतवर थे, सारे ही भाई अपने अपने लेवल पे, मतलब एक तरीके से आप मान के चलो सिंगल तो कोई नहीं है पावरफुल इतना यूरोप में जो सभी को ही डरा दे, तो हर कोई अपने आप में वहां पे खुद को प्रधान ही समझता है, आप मान के चलो। टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, सो यूरोप वॉज रीड्रॉन, उसको दोबारा से उसको बनाया गया कि भाई जो ग्रेट पावर्स जैसा चाहती हैं हमें यूरोप को वैसा बनाना है। पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया, जर्मनी रीऑर्गेनाइज इनटू द जर्मन कॉन्फेडरेशन, जर्मन एक कॉन्फेडरेशन अलग बनाया गया जर्मनी का, और इटली अभी भी टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ रिस्टोरेशन, सो जो ट्रेडिशनल पावर थी पहले के जमाने की वो वापस से रिस्टोर करी गई, रिटर्न हुआ उसका, और नेशनल एस्पिरेशंस को छोड़कर स्टेबिलिटी पे ज्यादा बात की गई। लिमिटेड रोल ऑफ पॉपुलर विल, सो द सेटलमेंट इग्नोर्ड द विशेस ऑफ पीपल, लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, नेशनल ग्रुप्स क्या चाहते हैं उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। डिसीजंस कौन लेता था, मोनार्क लेते थे, और डिप्लोमेट्स लेते थे लोगों के बिना पार्टिसिपेशन के। सो ये जो प्री रेवोल्यूशनरी डिप्लोमेटिक स्टाइल था वो पूरी तरीके से फुली रिस्टोर्ड हो गया था, आप मान के चलो। ठीक है, वेट, सर्वाइवल ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंजेस, सो इतना पॉलिटिकल रिस्टोरेशन के बाद भी सोशल चेंजेस जैसे कि फ्यूडलिज्म खत्म हो, लीगल इक्वालिटी सबको मिले, रिमेन इन मैनी एरियाज। सो जो ओल्ड सोशल ऑर्डर था वो तो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, जो ओल्ड सोशल ऑर्डर था पहले वाला वो तो पूरा रिस्टोर नहीं हुआ। नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस इन जर्मनी, इटली एंड पोलैंड वर इग्नोर्ड, सो जर्मनी, इटली, पोलैंड में जो लोगों ने अपने अंदर देशभक्ति की कुछ भावना रख के कुछ डिमांड्स करी उसको इग्नोर कर दिया गया, तो इससे इन जगहों पर लॉन्ग टर्म में इनस्टेबिलिटी आ गई। सो सेटलमेंट रिस्टोर्ड रूलर्स नॉट नेशनल यूनिटी, हो सकता है इस सेटलमेंट से रूलर्स वापस आ जाएं पर जो एक यूनिटी होती है लोगों में, एकता की भावना, वो नहीं आ पाई। ब्रिटेन्स लिबरल एक्सेप्शन, हुआ क्या, ब्रिटेन डिड नॉट सपोर्ट एब्सोल्यूटिज्म, ब्रिटेन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था कि एक ही बंदा सब कुछ कंट्रोल करे, एंड फोकस मेनली ऑन मेंटेनिंग पीस, तो ब्रिटेन का मेन यही था कि भाई देखो पीस बनाए रखनी है हमें, ट्रेड चलता रहे। सो कंजर्वेटिव रिस्टोरेशन वाज अनइवन अक्रॉस यूरोप, ये हर जगह नहीं थी। ठीक है, ये जो थी ना रिस्टोरेशन हर जगह नहीं थी। फिर ओवरऑल असेसमेंट, सो जो वियना सेटलमेंट था उससे मोनार्कीज तो वापस रिस्टोर हो गई, ठीक है, लेकिन कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स ने आइडियोलॉजी को पीछे वो नहीं कर पाए। ठीक है, जो चेंजेस आ गए थे इस क्रांति की वजह से। फिर उसके बाद है व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप एंड व्हाई डिड इट फेल, सो जब नेपोलियन हारा 1815 में, सो मेजर जो यूरोपियन पावर्स थी वो चाहती थी कि भाई दोबारा लड़ाई ना हो, रेवोल्यूशन कोई ऐसी ना हो। सो इसीलिए उन्होंने क्या करा, एक सिस्टम बनाया कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। अब इसका मतलब क्या था, एक सिस्टम है कॉपरेशन का, जहां जो ग्रेट पावर्स होंगी यूरोप की वो मिलकर काम करेंगी पीस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वियना सेटलमेंट जो हुआ है वो सही रहे और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स दोबारा ना हो। सो ये जो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप था ऑपरेटेड थ्रू रेगुलर मीटिंग्स, इसमें रेगुलर मीटिंग्स होती थी, जॉइंट डिसीजन मेकिंग होती थी, सबकी बात सुन के डिसीजन लिया जाता था। ये सक्सेसफुल था पीस को मेंटेन करने में, लेकिन ये धीरे धीरे फेल हो गया क्योंकि पॉलिटिकल आइडियाज लोगों के मैच नहीं खा रहे थे, नेशनल इंटरेस्ट हर किसी के अलग थे और नेशनलिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा था यूरोप के अंदर। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, तो ये एक इनफॉर्मल, एक आप मान के चलो इनफॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था। 5 बहुत बड़े देश थे, एक तरफ ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ब्रिटेन और बाद में फ्रांस भी था। सो इन पावर्स ने मिलकर एग्री किया कि टू कंसल्ट ईच अदर, कभी भी कुछ भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम यूरोप में आती है तो हम आपस में मिलकर कंसल्ट करेंगे। सो ये सिस्टम क्यों किया था भाई, कांग्रेस ऑफ वियना के बाद किया था कि यूरोप के अंदर जो है ना एक पीस रहे। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वॉर, भाई लड़ाई झगड़ा छोड़कर कंट्रीज ने क्या कहा कि भाई मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। सो इसका एम क्या था, मेन एम यही था कॉन्सेप्ट का कि भाई एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, कोई सिंगल कंट्री यूरोप को डोमिनेट ना करे, और एक और एम ये था कि प्रोटेक्ट कंजर्वेटिव मोनार्कीज, पुराना सिस्टम भी चलता रहे, रेवोल्यूशनरी आइडियाज को दबा दिया जाए। ठीक है, और मतलब जो भी मतलब लिबरल और नेशनलिस्ट आइडियाज आ रहे हैं उसको दबा दिया जाए। सो जो ग्रेट पावर्स थी वो क्या चाहती थी, स्टेबिलिटी चाहती थी, ऑर्डर चाहती थी, कोई पॉलिटिकल बदलाव
बदलाव नहीं चाहते थे। सो कांग्रेस सिस्टम एंड अर्ली सक्सेस हुआ क्या, ये जो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप था इसमें क्या होता था, इंटरनेशनल मीटिंग्स होती थी जिनको कांग्रेसेस कहा जाता था, सच एज दोज हेल्ड एट एक्सला, चैपल एंड ट्रपाओ। इन जगहों पे, अलग अलग जगहों पे मीटिंग होती थी, यहाँ पे डिस्प्यूट्स पे डिस्कशंस होते थे, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन होता था। शुरू शुरू में तो भाई बड़ी बड़ी वॉर्स इन्होंने बचवा दी और डिप्लोमेटिक टेंशंस होने से बचवा दी। फिर है रोल ऑफ मैटरनिक। सो प्रिंस मैटरनिक ऑफ ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया के थे, इनका बहुत बड़ा रोल था। वो मानते थे कि भाई यहाँ मोनार्की होनी चाहिए और लिबरलिज्म नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया टू जस्टिफाई इंटरवेंशन अगेंस्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो इन्होंने कहा कोई भी अगर क्रांतिकारी कदम उठाएगा तो हम उसको रोकेंगे। सो अंडर द मैटरनिक ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये एक टूल बन गया कंजर्वेटिव रूल को बचाने का। पॉलिटिकल फ्रीडम वगैरह को कोई प्रमोट नहीं कर रहा है यहाँ पे। फिर आइडियोलॉजिकल डिविजन्स, होता क्या है, नॉट ऑल ग्रेट पावर शेयर्ड द सेम, मतलब सारे जो थे ना वो सेम पॉलिटिकल व्यूज नहीं रखते थे। ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन का मानना था कि भाई इंटरवेंशन ना हो, है ना, एंड अपोज यूजिंग फोर्स टू सप्रेस रेवोल्यूशंस। ब्रिटेन कहता था भाई रेवोल्यूशंस वगैरह को दबाओ मत, और ऑस्ट्रिया प्रशिया रशिया सपोर्ट करते थे इंटरवेन करो। सो ये डिफरेंसेस होंगे तो कैसे यूनिटी बनी रहेगी भाई, नेशनल इंटरेस्ट, है ना, नेशनल इंटरेस्ट ओवर कलेक्टिव एक्शन। ओवर द टाइम हर कोई अपने अपना नेशनल फायदा देखने लग गया, मतलब कलेक्टिवली यूरोप के बारे में कोई नहीं सोच रहा, डिसीजंस जो होते थे वो हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ले रहा था, ठीक है, कॉपरेट कोई नहीं कर रहा था। सो जब नेशनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करता है ना, सो कोऑपरेशन की तो कोई वही बात स्पिरिट ही नहीं रह जाती। फिर आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म। होता क्या है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे वो और ज्यादा बढ़ गए, खासकर इटली में और जर्मनी में। इनका यही था, नेशनल यूनिटी हमें बनानी है, आजादी चाहिए, हम सीधा चैलेंज कर रहे हैं पुराना ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है यहाँ पे, जो मोनार्क वगैरह सिस्टम है, इसको हमें हटाना है। सो द कॉन्सेप्ट वाज डिजाइन टू प्रिजर्व ओल्ड बाउंड्रीज एंड कुड नॉट हैंडल द न्यू फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है भाई। और कांग्रेस सिस्टम का धीरे धीरे हो गया डिक्लाइन। 1820s के बाद क्या हुआ, जो रेगुलर मीटिंग्स होती थी ना वो थोड़ी सी कम हो गई, और विदाउट कांस्टेंट कंसल्टेशन, अगर कंसल्टेशन नहीं होगा तो जो कॉपरेशन होगा वो वीक हो जाएगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये मीटिंग से ही तो चलता था, लेकिन ये मीटिंग ही रुक गई तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। सो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ओटोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। तो इससे भी क्या हुआ, क्रिएटेड डिसएग्रीमेंट अमंग द ग्रेट पावर ओवर टेरिटरी एंड इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप एंड द बाल्कन। जो ईस्ट वाला साइड का यूरोप है, जब ओटोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो वहां की साइड में जो मतलब भाई जो डिसएग्रीमेंट्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। जो ग्रेट पावर्स थे ना बड़े बड़े, कोई कह रहा था ये टेरिटरी इसको दे दो उसको दे दो। सो राइवलरी आ गई यहाँ पे, कॉपरेशन की जगह फिर से दुश्मनी शुरू हो गई इनकी, हर कोई अपना अपना फायदा देख रहा है। फिर 1848 में क्या हुआ, रेवोल्यूशंस होने लगी यूरोप के अंदर, जिससे क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप पूरा फेल हो गया, और जो बड़ी बड़ी अपराइजिंग्स हुई, सो इसको ये नहीं रोक पाया, ना ये कोऑर्डिनेट कर पाया। सो ये जो रिवोल्यूशंस हुई ये दिखाती है कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था चीज़ों को। सो कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप वाज एन इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट, एक कोशिश थी कि हाँ भाई पीस बनी रहे, लेकिन हुआ क्या कि भाई, और थोड़ा शुरू शुरू में ये सक्सेस भी मिली इसको वॉर्स को रोकने में, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने थे, नेशनल राइवलरीज इतनी थी, नेशनलिज्म अलग अलग जगहों पे राइज हो रहा था, कॉपरेशन इनका था नहीं, मीटिंग इनकी हो नहीं रही थी। सो ये मान के चलो 1848 तक आते आते ये बिल्कुल फेल से ही हो गए थे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 in light of their immediate and long term consequences and why did the springtime of peoples fail। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये आया हुआ है पहले भी पेपर में ये वाला सवाल। तो इसमें लेट्स सी क्या है। सो द रेवोल्यूशंस ऑफ 1848, ये जो 1848 में क्रांतियां हो रही थी, एक सीरीज सी चल रही थी, पॉलिटिकल और सोशल अपराइजिंग्स चल रही थी, लोग पॉलिटिकली सोशली बहुत नाखुश थे, जो कि पूरे यूरोप में फैल रही थी। फ्रांस हो, चाहे जर्मन स्टेट्स हो, इटली हो या ऑस्ट्रियन एम्पायर हो, हर जगह। सो ये रेवोल्यूशंस क्यों इंस्पायर्ड थी, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, सबको पता है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, और लोगों के बीच में लिबरल आइडियाज की ग्रोथ हो रही थी। लोग चाह रहे थे कि भाई गवर्नमेंट ऐसी हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, और लोगों के अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग्स आ रही थी, यूनिटी की फीलिंग आ रही थी, आज़ादी चाहिए थी लोगों को। सो बिकॉज रिवोल्ट्स ब्रोक आउट ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ बहुत सारी जगहों पर रिवोल्ट हो रही थी। सो इसीलिए इसको स्प्रिंग टाइम ऑफ पीपल्स कहा जाता है। ऑल्दो अगर मैं आपको बताऊं, हालांकि द रेवोल्यूशंस इनिशियली अपीयर्ड सक्सेसफुल, शुरू शुरू में तो लग रहा था कि हाँ
बस सक्सेस मिल ही जाएगी, और मोस्ट वर डिफीटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, लेकिन बहुत कम समय में ही ये हार गए लोग जो क्रांतिकारी थे। हाउएवर डिस्पाइट देयर इमीडिएट फेलियर, ये फेलियर तो था लेकिन रेवोल्यूशंस का इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म है, ठीक है, अगर आप आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे देखो, सबसे पहले तो क्या हुआ, इनिशियल कोलैप्स ऑफ कंजर्वेटिव अथॉरिटी। 1848 में जब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स अपना एकदम रैपिड सक्सेस के टाइम पे थी, तो बहुत सारे स्टेट्स में जो रूलर्स थे वर टेकन बाय सरप्राइज एंड लैक द स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस टू रेजिस्ट पॉपुलर प्रेशर। लोगों का प्रेशर वो झेल नहीं पा रहे थे और एकदम से रूलर्स के ऊपर प्रेशर आ गया था। जो मोनार्क थे, जो राजा महाराजा थे, फोर्स टू डिसमिस अनपॉपुलर मिनिस्टर्स, जो लोगों को मिनिस्टर्स पसंद नहीं थे उनको डिसमिस करना पड़ा, जो राजा थे उनको लोगों के प्रेशर में आके, और प्रॉमिस करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे एंड पॉलिटिकल फ्रीडम देंगे। और ऑस्ट्रियन एम्पायर में मैटरनिक का मैंने आपको बताई था, उसको फोर्स किया गया था रिजाइन के लिए। ये दिखाता है कंजर्वेटिव कंट्रोल धीरे 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 कैसे वीक हो रहा था। सो ये अर्ली सक्सेस थी, लोगों में एक होप आ गई थी कि हाँ एक नया लिबरल और नेशनल ऑर्डर अब बनने वाला है यूरोप के अंदर। फ्रांस की बात करें, फ्रॉम रिपब्लिक टू अथॉरिटेरियन रूल। सो फ्रांस में रिवोल्यूशन लेड टू द फॉल ऑफ जुलाई मोनार्की ऑफ लुईस फिलिप। तो लुई फिलिप जो थे उनकी मोनार्की जैसे ही खत्म होती है, एंड उसके साथ साथ प्रोक्लेमेशन ऑफ द सेकेंड रिपब्लिक, उसके साथ ही घोषणा होती है। सो यूनिवर्सल मेल सफरेज वॉज इंट्रोड्यूस। यहाँ पे बोला गया कि सभी जितने मेल्स हैं उनको वोटिंग का राइट दिया जाएगा, एंड नेशनल वर्कशॉप्स होंगी जो कि रोजगार देंगी वर्कर्स को। हावेवर अभी भी मिडिल क्लास, लिबरल, वर्किंग क्लास, इन सब के बीच में डिविजन्स थे, यानी कि ऊंच नीच, अमीर गरीब अभी भी था। सो व्हेन द गवर्नमेंट क्लोज द नेशनल वर्कशॉप्स, जैसे ही नेशनल वर्कशॉप्स को गवर्नमेंट ने क्लोज किया, सो वर्कर्स जो थे ना वो जून के महीने में ही रिवोल्ट करने लगे। बट द अपराइजिंग वॉज ब्रूटली क्रस्ड, लेकिन उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से दबा दिया गया। सो इससे क्या होता है, एंड ऑफ रेवोल्यूशनरी यूनिटी, वो यूनिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कुछ ही सालों बाद लुइस नेपोलियन बोनापार्ट एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटेरियन रूल, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट फिर अपना अथॉरिटेरियन रूल लेके आता है। ऑल्दो फ्रांस एक रिपब्लिक बना, लेकिन जो इसके रिवोल्यूशनरी आइडियल्स थे वर क्विकली लिमिटेड, ठीक है, ये एक रिपब्लिक बन गया था। फिर है आगे फेलियर ऑफ लिबरल एंड नेशनल मूवमेंट इन सेंट्रल यूरोप। जर्मन स्टेट्स की बात करूं तो जैसे जर्मनी यूनिफाइड नहीं था ना पहले, सो लिबरल्स और जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या करा, कोशिश करी कि जर्मनी को हम यूनिफाई करेंगे और एक सरकार बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगी। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज फॉर्म्ड, एक पार्लियामेंट बनाया गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ताकि एक यूनिफाइड जर्मनी का एक नेशन बने प्रॉपर। बट मिलिट्री पावर नहीं थी, रूलर्स की सपोर्ट नहीं थी। सो जब प्रशियन किंग ने रिजेक्ट किया द इंपीरियल क्राउन ऑफर्ड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट वाले कह रहे थे भाई हम आपको क्राउन ऑफर कर रहे हैं, आ जाओ, सो भाई उसने रिजेक्ट कर दिया, ये मूवमेंट वहीं कोलैप्स हो गया। सिमिलरली ऑस्ट्रियन एम्पायर में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हंगरी में चल रही थी, बोहेमिया में, इटली में, उनको भी हरा दिया गया, ठीक है, वंस द इंपीरियल आर्मी रीगेन कंट्रोल। सो बाय द एंड ऑफ द 1849 जो कंजर्वेटिव रूल था वो वापस से ज़्यादातर सेंट्रल यूरोप में आ गया था। सो वाई डिड द स्प्रिंग टाइम ऑफ पीपल फेल, इतने सारी एक साथ रेवोल्यूशंस फेल क्यों हो गई, क्योंकि डिविजन्स थे। वन ऑफ द मेन रीजन, जो फेलियर का सबसे बड़ा कारण है वो है लैक ऑफ यूनिटी, वो एकता ही नहीं थी, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज के बीच में। लिबरल्स जो थे वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बने, भाई लोगों को राइट्स मिले, लेकिन सोशल रेवोल्यूशन से थोड़ा सा डर लग रहा था। वर्कर्स चाहते थे भाई हमें अच्छी दिहाड़ी मिले, है ना, हमारे साथ सब कुछ अच्छा ट्रीटमेंट हो, अच्छा रोजगार हो, सोशल रिफॉर्म्स हो। किसान चाहते थे कि भाई जो हमारे फ्यूडल जो बर्डन है हमारे ऊपर, फ्यूडलिज्म का बर्डन चल रहा है सिस्टम, ये खत्म हो। सो दीज ग्रुप्स फेल टू वर्क टुगेदर, ये मिलकर नहीं कर रहे थे, ये अलग अलग अपने लेवल पे कर रहे थे, इसीलिए कुछ हो नहीं पाया। सपोर्ट ऑफ पीजेंट फॉर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स, हुआ क्या, बहुत सारी जगहों पर जो किसान थे विद्रू फ्रॉम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी वंस फ्यूडल ड्यूज एंड सर्फडम वर अबोलिश, जैसे ही किसानों का काम बन गया ना इन्होंने अपने आप को पीछे कर दिया। और हैविंग अचीव्ड देयर मेन गोल, जैसे उनका गोल अचीव हुआ सो उनका फिर इंटरेस्ट ही नहीं था किसी रेवोल्यूशन में जाने का। सो इससे भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वीक होती है भाई। एंड लेफ्ट अर्बन लिबरल्स एंड वर्कर्स आइसोलेटेड, ये आइसोलेट ही हो गए अपना काम निकालते ही। स्ट्रेंथ एंड लॉयल्टी ऑफ द आर्मी, इसमें क्या हुआ देखो, इतनी वीकनेस थी, डिस्पाइट इसके बावजूद गवर्नमेंट रिटेन कंट्रोल ओवर द आर्मी, आर्मी पे अभी भी कंट्रोल था।
सो वंस एक बारी क्या होगा, अगर रूलर्स ने अपना कॉन्फिडेंस रिगेन कर लिया तो फिर वो मिलिट्री का पूरा यूज करेंगे, कोई भी आंदोलन करता दिखेगा उसको वो कुचल देंगे। सो द रेवोल्यूशनरीज इन कंट्रास्ट वर पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। अब सामने वाला पूरा ऑर्गेनाइज है, पर जो क्रांतिकारी है उनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन का ही वो नहीं है, कोई आर्म्ड सपोर्ट भी उनके पास नहीं है। एंड द लॉयल्टी ऑफ द आर्मी प्रूव डिसाइसिव इन डिफीटिंग द रेवोल्यूशंस। तो यही है बस इसका मेन रीजन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड लीडरशिप। सो क्रांतिकारी जितने नेता थे उनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत कम था, ठीक है। और मैनी असेंबली स्पेंड टू मच टाइम, डिबेट ही होती रहती थी, डिसाइसिव एक्शन कम डिबेट ज़्यादा। सो इससे क्या हुआ है, कंजर्वेटिव रूलर्स वापस से रीग्रुप हो गए और सारे क्रांतिकारियों को उन्होंने दबा दिया। फिर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग कंजर्वेटिव पावर्स। सो कंजर्वेटिव मोनार्की, जितनी भी कंजर्वेटिव मोनार्कीज पुरानी चल रही थी, फॉर एग्जांपल जो हर जगह पे यूरोप में रशिया वाली फोर्सेस ऑस्ट्रिया में मदद कर रही थी, ठीक है, हंगेरियन रेवोल्यूशन में मदद कर रही थी। सो इन्होंने एक सांठगांठ कर ली जितने भी थे, ठीक है। फिर है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रेवोल्यूशंस ऑफ 1848। तो सबसे पहले क्या होता है लॉन्ग टर्म में, जो मैटरनिक सिस्टम है वो खत्म हो गया। आपको पता है मैंने बताया था अभी कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट तो रिस्टोर हो गई थी, जो ओल्ड सिस्टम था रिप्रेशन का एसोसिएटेड विद मैटरनिक वाज वीकेंड। अब आप ऐसे दबा नहीं सकते थे, धीरे समय के साथ साथ ये सिस्टम थोड़ा वीक हो गया। रूलर्स को रियलाइज हो गया कि अब ये इग्नोर नहीं कर सकते लोगों की डिमांड को, अगर लोगों को बदलाव चाहिए। सो अब एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होगी भाई। एडवांसमेंट ऑफ नेशनलिज्म, ऑल्दो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स 1848 में ही फेल हो गए थे लेकिन एकदम से डिसअपियर नहीं हुए। इंस्टेड उन्होंने अपने फेलियर से सीखा, ठीक है। आने वाले डिकेड्स में नेशनलिज्म और स्ट्रोंगर हुआ और रियलिस्टिक हुआ, और इसी तरीके से फिर इटली जर्मनी का एक यूनिफिकेशन भी हुआ भाई। सोचो अब आगे आपको बताऊंगा। फिर धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट्स ने क्या करा, वापस से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, रिफॉर्म्स करे 1848 के बाद। और इवन कंजर्वेटिव रूलर्स ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई लिबरल आइडियाज़ भी आए आगे चल के। फिर है शिफ्ट इन रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटेजी। सो 1848 में वो हार गए थे ना रेवोल्यूशनरीज, तो उन्होंने भाई ये समझ लिया था लिबरल्स ने, नेशनलिस्ट लोगों ने, कि चेंज सिर्फ ऐसे आइडियलिस्टिक चीज़ों से नहीं होगा, हम सोच सोच के नहीं कर सकते। सो इन द फ्यूचर पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड नेशनल यूनिटी वुड बी परस्यूड थ्रू डिप्लोमेसी। अगर आगे चल के रिफॉर्म्स करने हैं, यूनिटी बनानी है, तो डिप्लोमेसी बात करने आनी चाहिए। धीरे धीरे रिफॉर्म्स होंगे, ठीक है, सिर्फ अपराइजिंग से काम नहीं चलेगा, हमें मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बनानी पड़ेगी अपनी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द स्टेजेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन विद रेफरेंस टू ज़ोल्वेरियन एंड वॉर एंड डिप्लोमेसी। तो चलो भाई देखते हैं जर्मनी का क्या मैटर है इसके अंदर। सो 1871 से पहले जर्मनी एक कंट्री नहीं होती थी, ये बहुत सारे छोटे 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 स्टेट्स में बटा हुआ था, लगभग 39। और ये हर स्टेट की अपने अलग रूलर थे, अलग आर्मी थी, अलग लॉ था, अलग इकोनॉमीज थी। ऑस्ट्रिया और प्रशिया दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स हुआ करते थे इसके अंदर, और दोनों चाहते थे कि जर्मनी को हम रूल करेंगे। सो जर्मन यूनिफिकेशन सडनली नहीं हुआ एकदम से, इसको स्टेजेस में हुआ है ये। सबसे पहले जर्मनी was united economically through the Zollverein, and later it was united politically through wars and clever diplomacy under Otto von Bismarck। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ सबसे पहले तो जोल्वेरियन के थ्रू इकोनॉमिकली यूनाइटेड हुए, और बाद में जो ओटो वन बिस्मार्क थे वो बहुत तगड़े एक वो थे, लीडर थे, उन्होंने सब कुछ ये मामला संभाला, और फिर 1871 में फाइनली जर्मनी हमारे सामने बनता है। तो देखो सबसे पहले होता क्या है, आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, वियना की संधि के बाद क्या हुआ था, जर्मनी वॉज लूजली ग्रुप्ड इनटू द जर्मन कन्फेडरेशन। इनका एक जर्मन कन्फेडरेशन था, अपना पूरा ग्रुप ऑफ स्टेट्स था, और इसमें ऑस्ट्रिया का डोमिनेंट ज़्यादा था, कोई यूनिटी नहीं थी इनमें। ट्रेड बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि हर स्टेट अपना कस्टम चार्ज लगाता था। सो नेशनलिस्ट फीलिंग्स, ये लोगों को लगता तो था कि भाई जर्मनी एक ही हो जाए, लेकिन अटेम्प्ट्स फेल हो जाते थे। ये दिखाता है कि पॉपुलर मूवमेंट सिर्फ जर्मनी को यूनाइट नहीं कर सकती थी, थोड़ा प्रैक्टिकल मेथड चाहिए था। तो जोल्वेरियन का रोल क्या है इसमें देखो, जोल्वेरियन एक कस्टम यूनियन था प्रशिया का, 1834 में स्टार्ट हुआ था। इसने क्या करा, इट रिमूव्ड इंटरनल ट्रेड बैरियर बिटवीन जर्मन स्टेट्स। तो जर्मन स्टेट्स के बीच में जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो हटवाए, और एक कॉमन एक एक्सटर्नल टैरिफ बनाया कि हाँ भाई ये जितने भी हैं आपस में करो यार, आपस में तो मत लो कम से कम। सो जर्मन स्टेट्स अब आपस में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, कोई आपस में एक दूसरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि भाई फ्री ट्रेड अगर होगा
तो इंडस्ट्रीज तेजी से आगे बढ़ेंगी, रेलवेज का एक्सपेंशन होगा, ट्रेड भी बढ़ेगा, स्टेट्स इकोनॉमिकली जुड़ जाएंगे सबसे। सो पीपल और बिजनेसमैन उनको फील होगा कि हाँ इकोनॉमिक यूनिटी हमारी हो रही है, हम सारे जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक जोल्वेरियन तो वैसे था क्या, इकोनॉमिक वो इनिशिएटिव था ना, लेकिन प्रशिया बिकेम द इकोनॉमिक लीडर ऑफ जर्मनी। अब प्रशिया धीरे धीरे देखते देखते एक इकोनॉमिक लीडर बन गया, क्योंकि यहीं से आइडिया निकला था। और ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो गया, छोटे मोटे स्टेट्स अब प्रशिया पे डिपेंड हो गए। सो मैनी जर्मन स्टेट्स स्लोली एक्सेप्टेड, सो धीरे धीरे जो जर्मन स्टेट्स थे उन्होंने अपना लीडर प्रशिया को ही बना दिया नेचुरली। जोल्वेरियन एज द फाउंडेशन ऑफ यूनिफिकेशन। सो जोल्वेरियन डिड नॉट यूनाइट जर्मनी पॉलिटिकली, ये इकोनॉमिक एक इनिशिएटिव था। सो लेकिन एक ग्राउंड तो क्रिएट कर दिया इसने, इकोनॉमिक यूनिटी बन गई, लोगों के बीच में कॉपरेशन हो गया, प्रशिया के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बन गया। सो जो जोल्वेरियन यूनिफाइड जर्मनी इकोनॉमिकली बिफोर इट वाज यूनिफाइड पॉलिटिकली, पहले ही इकोनॉमिकली यूनिफिकेशन हो गया था, फिर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ। अब वॉर का क्या रोल है देखो, बिस्मार्क की बात करूं तो ओटो वन बिस्मार्क बहुत तगड़े लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर थे प्रशिया के। वो मानते थे कि जर्मन यूनिटी वुड नॉट बी अचीव्ड बाय स्पीच, वो कहते थे भाषण देने से नहीं होगा, ब्लड एंड आयरन, मार मार करो भाई तभी कुछ होगा। तो उनकी पॉलिसी को कहा जाता था रियल पॉलिटिक, जिसका मतलब होता है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, सिर्फ इमोशनल या बड़ी बड़ी बातें नहीं, प्रैक्टिकलिटी पे बात करो। सो 1864 डेनिश वॉर, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया फॉर डेनमार्क ओवर स्वेल्सविग एंड होल्स्टीन। सो ये स्विग एंड होल्स्टीन के लिए ये लड़े, डेनमार्क को इन्होंने हरा दिया। सो प्रशिया को और इंटरनेशनल लेवल पे भाई इज्जत मिल गई, और प्रशिया का और ऑस्ट्रिया का कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ गया, अब कौन ज़्यादा चौधरी बनेगा। सो इससे ही अगले कॉन्फ्लिक्ट का एक ग्राउंड बन गया। फिर ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर होती है, ठीक है। अब ये डिसाइड करेगा कि जर्मनी को लीड कौन करेगा, और प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को बहुत जल्दी हरा दिया सदोवा की बैटल में। सो ऑस्ट्रिया को जर्मन अफेयर से ही बाहर निकाल दिया गया, अलग ही कर दिया, और जर्मन जो कन्फेडरेशन चलता था वही खत्म करवा दिया उसने। नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन फॉर्म्ड अंडर प्रशिया, नॉर्थ वाला भी प्रशिया ने अपने अंडर में फिर नया बनवाया। वेरी इंपॉर्टेंट, अब जर्मनी क्या है, वॉज नाउ प्रशिया लेड नॉट ऑस्ट्रिया लेड, ऑस्ट्रिया का मामला खत्म कर दिया इसने बिस्मार्क ने। अब बिस्मार्क की डिप्लोमेसी देखो, वो बहुत स्मार्ट था, उसने ऑस्ट्रिया को कोई प्रॉब्लम ह्यूमिलेट नहीं किया, उसने कोई भी फॉरेन इंटरवेंशन नहीं किया, और उसने फ्रांस और वो रशिया को भी न्यूट्रल रखा। यानी कि इससे क्या होगा, दिस प्रिवेंटेड फ्यूचर एनिमीज एंड स्टेबलाइज प्रशियाज पावर, कोई आगे दुश्मनी नहीं होगी किसी से और स्टेबल रहेगा। फिर फ्रैंको पर्शियन वॉर आ जाती है, फ्रांस को डर लग रहा था स्ट्रॉन्ग जर्मनी से, तो बिस्मार्क ने क्या करा, यूज द ईएमएस टेलीग्राम टू प्रोवोक फ्रांस इनटू डिक्लेयरिंग वॉर। तो इसने क्या करा है, इसका यूज किया, और फ्रांस मतलब कुल मिला के बिस्मार्क ने फ्रांस को प्रोवोक किया कि भाई वॉर डिक्लेयर करो। सो जितने जर्मन स्टेट्स थे वो सब प्रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, तो रिजल्ट क्या हुआ, फ्रांस को हरवा दिया, और जर्मन नेशनलिज्म और ज़्यादा बढ़ गया, और साउथ के जर्मन स्टेट्स भी अब प्रशिया से जुड़ गए, नॉर्थ वाले तो पीछे जुड़ ही गए थे। फिर 1871 का टाइम आया, जनवरी में जर्मन एम्पायर की घोषणा की गई वर्सेल्स में, द किंग ऑफ प्रशिया बिकेम द जर्मन एम्परर, केसर, ठीक है, ये बन केसर बन गया, और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया पूरा, जो वहाँ प्रशिया का राजा था वही बन गया यहाँ का एम्परर। सो जर्मन यूनिफिकेशन डेमोक्रेटिक नहीं था भाई, राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इकोनॉमिक वो सब प्लान्स बने हैं, वॉर भी हुई है, डिप्लोमेसी भी हुई है, एक स्ट्रॉन्ग जर्मनी बनी, लेकिन इट ऑल्सो लेड टू एन अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम, लेकिन सिस्टम अथॉरिटेरियन था जहाँ पे आर्मी और मोनार्क की ज़्यादा चला करती थी। सो जर्मन यूनिफिकेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। जोल्वेरियंस जो एक इनिशिएटिव था, उससे इकोनॉमिक यूनिटी आई, सभी आपस में ट्रेड कर रहे थे बिना टैरिफ के, यही तो जोल्वेरियन था। फिर धीरे धीरे बिस्मार्क ने लड़ाइयाँ लड़ी दिमाग से, और 1871 तक आते आते जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो ये आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।